नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर की कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो कि देश दुनिया में घटित हुई हैं उसे मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहें, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। नवंबर में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट गृह मंत्रालय, सेकेंड है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, थर्ड है संस्कृति मंत्रालय और फोर्थ है वाणिज्य मंत्रालय। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 12 नवंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह से संबंधित सभी सूचनाओं को तक एकल बिंदु पहुंच को सक्षम करेगा। नया क्या और साप्ताहिक हाइलाइट्स जैसे खंड उपयोगिताओं को सभी मौजूदा अमृत महोत्सव समारोहों से जुड़े रहने की अनुमति प्रदान करते हैं। अब है नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है, फर्स्ट शिंजो आबे, सेकेंड है सुगा योशिहिदे, थर्ड है फूमियो किशिदा और फोर्थ है यामागाटा आरिटोमा। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, फूमियो किशिदा। तो फ्रेंड्स, फूमियो किशिदा को उनकी शासी पार्टी द्वारा प्रमुख संसदीय चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद 10 नवंबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया। संसद द्वारा एक महीने पहले चुने गए किशिदा ने एक त्वरित चुनाव का आह्वान किया, जिसमें उनकी शासी पार्टी ने 465 सदस्यीय निचली सदन में से 261 सीटें हासिल की। उन्हें 4 अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अस्थायी पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC के साथ एक समझौता किया? ऑप्शन है, कॉरपोरेट मंत्रालय, सेकेंड है पर्यटन मंत्रालय, थर्ड है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और फोर्थ है वाणिज्य मंत्रालय। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय रेलवे, खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आवास इकाइयों को व्यापक दृश्यता प्रदान करना है, जिन्होंने स्वयं को साथी आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली पर स्व प्रमाणित किया है। मंत्रालय सबसे पहले इजी माई ट्रिप, क्लियर आदि के साथ इस तरह के MOU पर हस्ताक्षर कर चुका है। नेक्स्ट है, विश्व दयालुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है, फर्स्ट है 10 नवंबर, सेकेंड है 11 नवंबर, थर्ड है 13 नवंबर और फोर्थ है 14 नवंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 13 नवंबर। तो विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। उस दिन का इतिहास 1997 का है, जब विश्व दयालुता आंदोलन ने दुनिया भर के समान विचारधारा वाले संगठनों को एक साथ लाने के लिए टोक्यो, जापान में पहला सम्मेलन आयोजित किया था। 1998 में यह दिन एक वार्षिक उत्सव बन गया। विश्व दयालुता आंदोलन को अंततः स्विट्जरलैंड में एक आधिकारिक गैर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में मोबीक्विक ने मोबीक्विक रुपे कार्ड को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ सहयोग किया? ऑप्शन है, फर्स्ट HDFC, सेकेंड है कैनरा, थर्ड है एक्सिस बैंक और फोर्थ नंबर है ICICI बैंक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सिस बैंक। तो मोबीक्विक ने मोबीक्विक रुपे कार्ड को लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की। यह कार्ड ग्राहकों को निःशुल्क होगा और ऑनलाइन और ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स में डिजिटल भुगतान की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से डिजिटल होगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ग्लासगो में पार्टियों के सम्मेलन 26 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के साथ एक समझौता किया? ऑप्शन है, फर्स्ट यूरोसोलर, सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसाइटी, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और फोर्थ है यूरोपीय फोटोवोल्टिक उद्योग संघ। और इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। 12 नवंबर 2021 को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने समझौता किया। दोनों संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय के साथ गतिविधियों का एक सेट आयोजित करेंगे। यह विकासशील देशों के हितधारकों को डिकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकी के लिए नीति विकल्पों को अपनाने में तेजी लाने में सहायता प्रदान करेगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्थिरता पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हुई? ऑप्शन है, फर्स्ट है टाटा मोटर, सेकेंड है TVS मोटर, थर्ड है बजाज ऑटो लिमिटेड और ऑप्शन नंबर 4 है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, TVS मोटर कंपनी।
तो टीवीएस मोटर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गई। कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय दोपहिया और तिपहिया निर्माता बन गई। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट सार्वभौमिक अस्थिरता सिद्धांतों को लागू करने के लिए सीईओ की प्रतिबद्धताओं पर आधारित एक स्वैच्छिक पहल है। अब नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार बेंगलुरु टेक समिट 2021 यानी BTS 2021 में भाग लेगा? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है दक्षिण अफ्रीका, सेकंड है जापान, थर्ड है चाइना और फोर्थ है उज्बेकिस्तान। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 साउथ अफ्रीका। पहली बार दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और UAE 17 से 19 नवंबर 2021 तक आयोजित होने वाले बेंगलुरु टेक समिट में भाग लेंगे। इस बार BTS 2021 की प्रमुख विशेषताओं में से एक उद्घाटन दिवस पर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का संबोधन है। अब है नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो इनकी राजधानी प्रिटोरिया जो कि कार्यकारी राजधानी है, दूसरा है ब्लोमफोंटेन जो कि न्यायिक राजधानी है, और केप टाउन विधायी राजधानी है। मुद्रा दक्षिणी अफ्रीकी रैंड है। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त का नाम जयदीप सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? ऑप्शन है, फर्स्ट गजानन उपाध्याय, सेकंड है बिमल पटेल, थर्ड है जयंत गुंजारिया और फोर्थ है ब्रिजेश भाथा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिमल पटेल। तो फ्रेंड्स, प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुने गए हैं। वह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर 5 साल का होगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया? ऑप्शन है, फर्स्ट है डोनियल ब्रूहल, सेकंड है जेरेमी रेनर और थर्ड है क्रिस्टोफ वाल्टज और फोर्थ है जेवियर बर्डेम। और इसका सही आंसर है फर्स्ट डेनियल ब्रूहल। तो फ्रेंड्स, स्पेनिश जापान अभिनेता डेनियल ब्रूहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया। वह अभिनेता को रस, गुड बॉय, लेनिन जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। वह जीरो हंगर वाली दुनिया तक पहुंचने के अपने मिशन में मानवीय संगठन की मदद करेंगे। अब नेक्स्ट है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा या दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय संगठन है जो भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित सबसे बड़ा और स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका मुख्यालय रोम जो कि इटली में पड़ता है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके साथ NTPC लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक प्रारंभिक समझौता किया? ऑप्शन है, भारत पेट्रोलियम, सेकेंड है इंडियन ऑयल, थर्ड है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और फोर्थ है गेल। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इंडियन ऑयल। तो NTPC लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए इंडियन ऑयल के साथ एक प्रारंभिक समझौता किया है। यह भारत की 2 प्रमुख राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों की अपनी तरह की पहली अनूठी पहल है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC ने 2023 में पार्टियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किस देश की घोषणा की? ऑप्शन है UAE, सेकंड है US, थर्ड है UK और फोर्थ है रसिया। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 UAE। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC ने घोषणा की है कि UAE 2023 में पार्टियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दूसरी बार वार्षिक वार्ता मध्य पूर्व में होगी और तीसरी बार पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के एक सदस्य द्वारा वार्ता की मेजबानी की जाएगी। कतर ने 2012 में और इंडोनेशिया ने 2007 में मेजबानी की थी।